तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अपने फिजिक्स के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में तत्वों का जो वर्गीकरण था, उसके द्रव्य का जो वर्गीकरण था, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी देख ली थी। लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ब्रह्मांड होता है उसमें हमारे क्या चीज़ होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो द्रव्य होता है और एक ऊर्जा होती है। और जो द्रव्य, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो इस चैप्टर के अंदर द्रव्य का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव, गैस, ये मुख्यतः तो यही है, लेकिन दो और हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रासायनिक वर्गीकरण हमारा शुद्ध पदार्थ मिश्रण होता है। शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण दो टाइप से होता है, तत्व और यौगिक। और मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण माने होमोजेनियस मिक्सचर, और विषमांगी मिश्रण होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक। और देखिए, तत्व हमारे तीन होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक। अब बात करते हैं यौगिक। हमारे होते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो चलिए एक एक करके इनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस टाइप से, क्या क्या इनकी कंडीशंस होती हैं। सारी चीज़ों पर हम ध्यान से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, तत्वों का भौतिक आधार पर वर्गीकरण उनका फिजिकल क्लासिफिकेशन या भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। जिसमें वैसे तो भौतिक आधार पर 5 तरीक़ों से बाँटा गया है, लेकिन 3 इसकी मुख्यता है, ठोस, द्रव, गैस। चौथी और पाँचवीं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चौथी है प्लाज्मा अवस्था और पाँचवीं है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था। इन दोनों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को आकृति में दिख रहा होगा कि ठोस के आप अणु देखिए कितने मतलब, अब देखिए, ठोस के जो मॉलिक्यूल्स यानी ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। इनके मध्य जो अंतराणविक बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और जो स्थान, खाली स्थान बोल सकते हैं आप इसे, ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये क्या होता है, जब इनके अंदर बल ज़्यादा होता है तो ये बहुत, इनकी जो संरचना होती है वो ठोस हो जाती है। ठीक। अब बात करते हैं द्रव। द्रव क्या होता है? देखिए, द्रव और द्रव्य, इनमें आप हंसना नहीं। द्रव्य का मतलब, अगर कहीं पर द्रव्य की बात कर रहा है तो समझ लीजिए वो पदार्थ की बात कर रहा है, और द्रव की बात कर रहा है तो समझ लीजिए वो कि द्रव्य की एक अवस्था है। ठीक। इस पे कंफ्यूज मत होइए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं द्रव्य की संरचना क्या होती है। अब देखिए, ठोस में एक बात और है कि ठोस की आकृति व आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। ठीक। जबकि द्रव्य में क्या होता है, अब देखिए द्रव्य पे चलते हैं हम। तो देखिए, द्रव्य के आप देखिए, जो ठोस की अपेक्षा इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी ठोस की अपेक्षा इसके जो अणु होते हैं वो थोड़ी सी दूर दूर होते हैं, मतलब थोड़ी दूर दूर होते हैं। जिससे क्या होता है, इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है वो थोड़ा ठोस से मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा कम लगता है। तो क्या होता है, जब थोड़ा सा कम लगता है तो इसके अणु होते हैं, उन्हें मतलब बहने के लिए मतलब जगह मिल जाती है, तो वो फैल जाते हैं, मतलब प्रवाहित होने लगते हैं। जब प्रवाहित होने लगते हैं तो उनकी मतलब उनका जो आ, आयतन होता है, जो मतलब आयतन तो वही रहेगा सेम, लेकिन आकृति उनकी बदल जाती है। जैसे कि आप कह सकते हैं, हम अगर आपको एक गिलास पानी ले, अब एक गिलास पानी को एक लोटे में लेंगे तो वो उसी की आकृति ले लेगा, नहीं ले लेगा, बस उसी तरीके से। अब ये तो हो गई इसकी बात। अब देखिए, एक कंडीशन होती है इसमें कि द्रव्य की आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। ठीक। अब ये बात भी हो गई। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए, गैस जो है वो पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है, और इसमें क्या होता है, इसके जो अणु होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। अगर एक 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो दूसरा 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ठीक। इस तरीके से बहुत दूरी पर होते हैं। तो इनकी क्या होती है, इनके बीच जो अंतराणविक बल होता है वो ना के समान होता है, ना के समान, बिल्कुल भी जरा सा ही बल नहीं होता। इससे क्या होता है कि इसके अणु इधर उधर भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई भी गैस छोड़ी तो वो बहुत दूर तक बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती है। ठीक। अब देखिए, हम बात करेंगे कि किस तरीके से। अब देखिए, इसमें क्या है कि आप इसकी जो आकृति, ना तो इसकी आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब सपोज कीजिए, कह सकते हैं, अगर आपने हवा को ले लीजिए। ठीक। अगर आपने हवा को बड़े गुब्बारे में भरा तो वो उसका आकार ले लेगी, छोटे गुब्बारे में भरोगे छोटे गुब्बारे का आकार ले लेगी।
आप जिस तरीके को गैस में जिस तरीके की भी उसमें भरोगे उसमें ले लेगी, ठीक, उसका आयतन ले लेती है, उसका आकार भी ले लेती है, मतलब ना आकृति निश्चित होगी ना ही आयतन निश्चित होगा, ठीक। तो ये तो हमारी तीन मेन अवस्थाएं हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो क्या होती है। तो देखिए, किसी भी ठोस को उच्च ताप पर गर्म करने से जो हमारी अवस्था प्राप्त होती है उसे हम प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं बोस या आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था जो होती है वो क्या होती है हमारी। तो देखिए, बोस और आइंस्टीन, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे भारतीय वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया 1920 में एक गणना के आधार पर तीसरी मतलब द्रव्य की जो पांचवी अवस्था है उसका बताया था। तो देखिए, सामान्य वायु के लगभग 1,00,000वें भाग, ठीक, 1,00,000वें भाग जितने घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर, देखिए बोल रहे हैं पिछले में क्या था, बहुत ही अधिक ताप पर उच्च ताप पर गर्म करने से प्राप्त। अब इसमें बोल रहे हैं कि बहुत ही गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से प्राप्त अवस्था को, इसमें नाम दिया है इन्होंने बोस या आइंस्टीन तथा कंडेंसेशन अवस्था, ठीक। पांचों अवस्थाएं हो गई हमारी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये तो हमने बता दी कि तीनों स्टेट्स के बारे में बात कर ली, और जो दो और थी उनके बारे में भी हमने बात कर ली, प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा, देखिए हम बात करते हैं कि देखिए हमारा जो शुद्ध पदार्थ था वो किस किस में बटा, तत्व और यौगिक, यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में बट गया। तो देखिए, रासायनिक वर्गीकरण, देखिए भौतिक वर्गीकरण तो पहले हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम किस पे चलेंगे, रासायनिक वर्गीकरण पे, ठीक। तो रासायनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं अब हम। तो देखिए, रासायनिक वर्गीकरण में देखिए शुद्ध पदार्थ होता है और अशुद्ध पदार्थ होता है। आप शुद्ध पदार्थ कह लीजिए, इधर शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, और उधर अशुद्ध पदार्थ इनप्योर सब्सटेंस, ठीक। अब इनप्योर सब्सटेंस बोल लीजिए या मिक्सचर बोल लीजिए, वो आपकी इच्छा है, आप मिश्रण भी कह सकते हैं। देखिए, रासायनिक वर्गीकरण दो आधार पे होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक। अब हम पहले बात करेंगे शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस की। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि सरलतम शुद्ध पदार्थ का वह रूप जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, जिसकी संरचना समान होती है और इसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब इससे तुम अगर मान लीजिए किसी भी लकड़ी को आप तोड़ोगे, आप उसके कितने भी टुकड़े कर दो, रहेगी तो लकड़ी। तो इस तरीके की बातें होती हैं इसमें। अब ये देखिए किस तरीके के होते हैं, दो होते हैं, एक तो तत्व होता है आपका और एक यौगिक होता है। तो देखिए, तत्व की भी यही परिभाषा हो जाएगी, अभी हम आगे देखेंगे तत्व और यौगिक, ठीक। तत्व हमारा लोहा हो गया और यौगिक पानी हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने और आगे देखते हैं। तो देखिए, ये आवर्त सारणी है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम देखते हैं। तो देखिए, तत्व को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, तत्व हमारे धातु हो गई, अधातु हो गई, मिश्र धातु, उपधातु, ये सब हमारे तत्व हैं। अब हम इन पर देखिए बात करते हैं, धातु क्या होती हैं। सबसे पहले धातु, देखिए तत्व पर आ गए, अभी हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा, शुद्ध पदार्थ को किस प्रकार से बांटा गया। देखिए, शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक। तो अब हम तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए, तत्व हमने देख लिया कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तत्व वह पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसको केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक, उसे तत्व कहते हैं। ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब बात करते हैं, तत्व जो होता है वो हमारा 3 से 4 प्रकार का होता है। अब देखिए, हम इन्हें बात करते हैं किस किस क्या क्या होते हैं। अब देखिए, धातु, मेटल, अब ये तो चीज़ें छठे सातवें आठवें क्लास में हमें पढ़ाई जाती है। धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, ये सब हमें छठे सातवें क्लासों में पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी आपके सामने अभी शो हो रही होंगी तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की। तो वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं और इनमें आघात वर्धनता, तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक, ये बात भी हो गई। और कह सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, ठीक। अब ये तो बात हो गई इनकी। अब बात करते हैं अधातु। ये तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं और भंगुरता का गुण भी होता है अधातुओं में ही, यही बात भी ध्यान रखिए।
तो वो अधातुएं कहलाती हैं, जैसे हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन आदि। इनको नॉन मेटल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और धातुओं के एग्जांपल सोना, चांदी, लोहा। उपधातु यानी मेटोलाइट्स की बात करते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे ऑर्सेनिक, एस, एंटीमनी, ये आप याद कर लीजिएगा। अब मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु अधातु मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं, जैसे कि मरकरी मिश्र धातु का नाम सुना होगा, जो कि जाम अमलगम, जिसकी जाम अमलगम मिश्र धातु बनती है इसी से, मरकरी मिश्र धातु से मिलकर। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी यौगिक की तरफ, कंपाउंड। अब देखिए, दो या दो से अधिक परमाणु या अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक, जिसके गुणधर्मों से, तत्वों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाता है। अब देखिए, इन्होंने ये बात कर दी। अब देखिए, उदाहरण के लिए लेते हैं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, चीनी आदि यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, ये उदाहरण हो गए, यौगिक की भी बात हो गई। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब यौगिक को की बात हो गई। अब देखिए, यौगिक का एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। देखिए, सबसे पहले लिया है H2O यानी जल। जल में क्या होता है, देखिए, दो हाइड्रोजन हैं, ठीक, और एक ऑक्सीजन है। तो हमने लिख लिया, हाइड्रोजन दो लिख लिया और ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन एक है, लेकिन जब हम क्या कहते हैं इसका, जब हम वो करेंगे इसे, मतलब वियोजित करेंगे, चाहे विद्युत वियोजन चाहे कोई भी प्रक्रिया से करें, तो ये हो जाएगा 2H2 + 2O2। अब जब 2H2 हो जाएगा तो O2 दो हो गया, और जबकि जो ऑक्सीजन होती है उसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 8 होता है, 8 परमाणु क्रमांक होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो इनका जो सरलतम अनुपात होगा वो 1:8 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं CO2। ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो 1 है और ऑक्सीजन 2 हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 और 32। ठीक, अब इसे भी 12-32 इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक, 4:8। अब हम बात करते हैं कि यौगिक, देखिए जो यहाँ पर जो परिभाषाएं आपके सामने शो हो रही हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और ये जो इनके कुछ गुण हैं जो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे यौगिक के बनने में ऊष्मा तो निकलती है या शोषित होती है, मतलब या तो निकलेगी या ज़रूरत होगी ऊष्मा की। ठीक, ये कुछ नोट्स हैं जो भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा यौगिक के बारे में। इनके बारे में लिखने को आपके लिए आ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक, अब देखिए, मैंने 3:8 ही बताया था, जो कि आपको यहाँ पर लिख रखा है। और जल बनने की समीकरण मैंने जो आपको बताई थी, H2 + O2 यानी 2H2O, देखिए वही है। ये तो हो गई। अब बात करते हैं हम, देखिए यौगिक के प्रकार की बात करते हैं, यानी कि टाइप ऑफ कंपाउंड। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें समानतः कार्बन हाइड्रोजन आबंध होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन आबंध होते हैं। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा याद कर लीजिए, ऐसे यौगिक जिनमें सामान्यतः कार्बन हाइड्रोजन आबंध होते हैं। पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जैविक क्रिया के योगदान से होती है। ठीक, आप कार्बनिक यौगिक की इतनी परिभाषा याद कर लीजिए सिर्फ, कि ऐसे यौगिक जिनमें सामान्यतः कार्बन हाइड्रोजन आबंध होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जैसे मेथेन। ठीक, मेथेन यानी CH3, इथाइल एल्कोहल आदि। ठीक, अब बात करते हैं अकार्बनिक यौगिक, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे यौगिक जो कार्बनिक यौगिक नहीं है, मतलब इनमें क्या होगा, इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा, वे अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम जिप्सम भी कहते हैं। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक, अब बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त विलयन मिश्रण कहलाता है, या प्राप्त, आप कुछ भी कह सकते हैं, प्राप्त ठोस मिश्रण या विलयन प्राप्त मिश्रण कहलाता है। ठीक, विलयन बोलेंगे क्योंकि मिक्सचर को विलयन बोल सकते हैं हम। ठीक, ये तो हो गई, मिश्रण की बात हो गई। देखिए, लिखी हुई परिभाषा को भी एक बार हम देख लेते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने पर पदार्थ में यदि इनके अवयवों के गुण सदा विद्यमान रहें तो इनमें यांत्रिक और भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सके, तो ऐसे पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं।
देखिए इन्हें भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, जैसे धुआं, आइसक्रीम, हवा, सोडा वाटर, शहद, रक्त, मिट्टी का तेल इत्यादि। ठीक, मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक, अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, संपूर्ण संगठन जो होता है, मतलब नमूने का जो भी संगठन होता है वो पूरी तरीके से समान होता है, मतलब एकदम उसमें एक ही प्रकार के जो भी होंगे, एक ही प्रकार के अणु या परमाणु पाए जाएंगे और दूसरे तरीके के नहीं होंगे। मतलब उसका जो संगठन होगा वो बिल्कुल समान होगा, एक जैसा। ठीक, तो एक जैसा होगा। और जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें क्या होता है, उसका संगठन अलग अलग हो जाता है। ठीक, अब जैसे हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, समांगी मिश्रण का उदाहरण लेते हैं, जैसे आप कह सकते हैं चीनी और शरबत, वो शरबत का घोल ले लीजिए, तो उसमें आप चीनी को अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल संपूर्ण जो भी उसका संगठन होगा, जो भी उसकी संरचना होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी। आप पानी में से चीनी को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। लेकिन और रेत में आप पानी में पड़ी रेत को आप आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें रेत है, और आप अलग निकाल भी लेंगे। तो ये विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक, अब समांगी विषमांगी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट डे हम आगे के बारे में बात करेंगे। अब हमारा इतना टॉपिक तो क्लियर हो गया। ठीक, इसमें सिर्फ बेसिक सी जानकारी थी। अब जब हम अगले बढ़ेंगे तो हम कुछ नियम के बारे में जानेंगे, जैसे मूल अनुपाती सूत्र हो गया, कि तत्व जो भी यौगिक होते हैं इनके मूल अनुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ नियम हैं, लॉ हैं, प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत भी हैं जिनके बारे में हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये पहला जो चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, हम आराम से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।